जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। आशा है कि आप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, और आपको पढ़ाई करते भी रहना चाहिए बेटा। ये मत सोचना कि वीडियो सर डेली नहीं डालते, क्योंकि बीच में तबीयत सही नहीं थी इसलिए वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन अब आपको डेली वीडियो आती रहेगी। देखिए, ऐसा समाचारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से ये पता चल रहा है कि आपका उत्तर प्रदेश की जो पुलिस परीक्षा है वो जल्दी संभावित कोई ना कोई डेट आ जाएगी। और मेरा ये कहना है कि आप लोगों से, जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू मेहनत करते रहें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चुनावों के बाद सरकार तुरंत एक्शन में आएगी और जिन जिन डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली है उनकी आपको वैकेंसी की डिटेल दी जाएगी। पंचायत विभाग में आपको वैकेंसी फिर दोबारा से आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को लेकर जो आपको गलत फहमियां हो रही थी, वो डेट आपके सामने आने वाली है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेपर आपका जून लास्ट या जुलाई पहले वीक में हो जाना संभावित है। तो जो स्टूडेंट डेट का इंतजार कर रहे थे कि डेट कब आएगी, हम तैयारी करेंगे, तो ऐसे स्टूडेंट ध्यान रखना, कंपटीशन को बीट नहीं कर पाते हैं। जो स्टूडेंट अपने टारगेट को बनाकर चलते हैं वो हमेशा कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं और उन्हीं को सफलता मिलती है। ये नहीं कि हम डेट आएगी तो तैयारी करेंगे, फॉर्म आएंगे तो तैयारी करेंगे। ऐसे स्टूडेंटों को कभी भी लाइफ में सफलता नहीं मिलने की, ये मैं आपको बोल रहा हूं। तो ऐसे स्टूडेंट जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं, वो कंपटीशन को बीट करते हैं, क्योंकि कंपटीशन का समय है, बहुत हार्ड कंपटीशन है। कितने करोड़ों स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करते हैं, दिन रात तैयारी करते हैं। तो जो दिन रात तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों का ही तो कंपटीशन निकलेगा भाई। और जो बच्चे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे पढ़ते तो सोचते हैं हम कंपटीशन निकालेंगे, ऐसा नहीं है। और वो बच्चे जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, जो घरों में पढ़ रहे हैं, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, लगभग 15-15 घंटे का टारगेट निकाल रहे हैं, तो एग्जाम उन बच्चों का निकलता है भाई। तो लगातार मेहनत करिए, पेपर की डेट आपको आने वाली है और अपनी तैयारी को जुट जाइए। चलिए, आज हमने 3 प्रैक्टिस सेट पहले करा दिए थे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा से संबंधित। पहला, दूसरा, तीसरा प्रैक्टिस सेट मैंने बड़े अच्छे कराए हैं और अब आपको छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं आपका उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए और आरपीएफ की परीक्षा के लिए अच्छे से जीएस को मैं करा दूंगा। आप उसकी टेंशन छोड़िए। चलिए, तो ध्यान रखना, आज की डेट पर हम शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि मेरा कोई ना कोई डेट पर क्वेश्चन होता ही होता है, कोई ना कोई डेट पर मेरा क्वेश्चन होता ही होता है। क्वेश्चन की शुरुआत ही जब होती है तो कोई ना कोई क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। तो जैसे बेटा आज 8 जून है, तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रख लेना। एक जनरल क्वेश्चन, जब हम डेट शुरू करते हैं, मान के चलना आज 8 जून है, कल 7 जून थी, 1 जून थी, तो इस तरह से क्वेश्चन हर महीने में आते हैं। मैंने आपको पीछे क्वेश्चन जब कराए थे मई महीने में, तो मई महीना जो होता है वो माउंट एवरेस्ट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दुनिया भर के पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर मई महीने में ही चढ़ाई करते हैं या मई महीने में ही उसको फतेह करते हैं। तो आज 8 जून है, तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में मनाते हैं। और हमें ध्यान रखना है बेटा कि ये जो महासागर है, ओशियन है, महासागर, इनकी संख्या पूछ लेता है आपसे, संख्या। तो संख्या महासागरों की टोटल रूप से अगर हम पूछते हैं तो टोटल महासागर जो है वो आपके 5 महासागर हैं, ये मैंने आपको बताया है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किस महासागर को महासागर की संज्ञा नहीं देते हैं, तो वो है हमारा अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर को महासागर की संज्ञा नहीं देते हैं, क्योंकि इसका 98% भाग बर्फ से आच्छादित है। और इस तरह से 98% भाग बर्फ से आच्छादित होने के कारण भूगोल वेत्ताओं ने अंटार्कटिक महासागर को महासागर नहीं माना है। तो मौजूद स्थिति में महासागरों की संख्या 4 है, जिनको महासागर ही माना जाता है। लेकिन क्वेश्चन अगर आता है कि टोटल महासागर कितने हैं, तो वो आपके 5 हैं। एक बार रेलवे में आपको क्वेश्चन आया था कि टोटल ओशियंस की संख्या कितनी है, तो वो आपकी 5 है। लेकिन किसको नहीं माना जाता है? अंटार्कटिक महासागर को नहीं माना जाता, क्योंकि ये पूरा लगभग 98% भाग इसका बर्फ से आच्छादित है। जैसे आपके
क्या बोलते हैं उसको, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार आपके वर्तमान में 6 हैं, पहले 7 थे। किसको मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है, तो संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है। तो इस तरह से यहां पर भी आपको देखना है। तो इस तरह से हमने आज की डेट पर ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चंस पर, जो आपको मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए और आरपीएफ की परीक्षा के लिए बनाए हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहां से लिखा है कि इनमें से किसे एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है। देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है, और जब अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट मोस्टली गलत करता है। तो पुलिस परीक्षा में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स तक से आ जाते हैं। तो ऐसे निवेश को कहते हैं जावक निवेश। जावक निवेश, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओडीआई। ओडीआई यानी कि आउटपुट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या जावक निवेश। तो ऐसा निवेश यानी कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जावक निवेश कहलाता है कि इसमें क्या होता है कि एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश को कहा जाता है, तो वो जावक निवेश होता है। अब ये इन्वेस्टमेंट होता क्या है, ये निवेश होता क्या है, ये निवेश होता क्या है, जिसको इंग्लिश में हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। यानी कि निवेश का मतलब होता है कि किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी कार्य के लिए पैसे का निवेश करना, पैसे का खर्च करना इन्वेस्टमेंट कहलाता है। यानी कि हम किसी उद्यम को लगाएंगे तो उस उद्यम को लगाने से पहले हमें पैसे का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसको खर्च करना पड़ेगा, जमीन के लिए खर्च करना पड़ेगा, श्रम के लिए खर्च करना पड़ेगा, बिजली के लिए खर्च करना पड़ेगा, तो वो सब निवेश कहलाता है। तो किसी भी कार्य को संचालित करने के लिए पहले उसमें अग्रिम रूप से पैसे का, धनी का, मुद्रा का, अर्थ का खर्च करना इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। अगर हम देखें सामान्य रूप से तो 4 प्रकार के निवेश होते हैं सामान्य रूप से। जैसे आपका स्टॉक में निवेश होता है, बॉन्ड में निवेश होता है, बॉन्ड्स में निवेश होता है, प्रॉपर यानी कि रियल एस्टेट में निवेश होता है, रियल एस्टेट में निवेश होता है, और आपका कमोडिटी में निवेश होता है, कमोडिटी निवेश। तो ये साधारण रूप से 4 प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, स्टॉक निवेश, बॉन्ड्स निवेश, रियल एस्टेट निवेश और कमोडिटीज निवेश। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीट किया है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपका, जो परीक्षाओं में आता रहता है। कि दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में निर्देशी नियोजन यानी कि इंडिकेटिव प्लानिंग किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में इसको आप 100% मार्क देके रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको आता रहता है कि भारत में निर्देशी नियोजन यानी कि इंडिकेटिव प्लानिंग किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 3री पंचवर्षीय योजना में, 4th पंचवर्षीय योजना में या 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इस तरह से क्वेश्चन ये हमारा आता है। तो इसको अपनाया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसको अपनाया गया था इंडिकेटिव प्लानिंग को। अब है क्या इंडिकेटिव प्लानिंग? या सबसे पहले तो हमें पंचवर्षीय योजना यहां पर समझनी है। ध्यान रखना, पंचवर्षीय योजना को मैं आपको समझाऊं। पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयरली प्लान, इसको बोलते हैं 5 ईयरली प्लान, पंचवर्षीय योजना। यानी कि ध्यान रखना, ये जो पंचवर्षीय योजना है इसका जो मॉडल लिया गया था बेटा, कई बार क्वेश्चन आया है आपके बड़े बड़े एग्जामों में, सीडीएस जैसे एग्जामों में कई बार क्वेश्चन आया है। देखिए ध्यान रखना, क्वेश्चनों को डिटेल में आपको जरूर पढ़ना होगा। जब तक हम क्वेश्चन को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा।
क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत से टीचर आपको केवल क्वेश्चन टू क्वेश्चन के भैया इसका क्वेश्चन का आंसर ये, इस क्वेश्चन का आंसर ये, पढ़ाने को तो मैं एक दिन में आपको बहुत सारा पढ़ा दूं, लेकिन मैं तो 30 क्वेश्चन भी लेके चलता हूं तो वो मेरे घंटे भर के लिए हो जाते हैं। तो हमें क्वेश्चनों की बिल्कुल जड़ तक जाना है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बिल्कुल डीप पूछे जाते हैं। आप कितनी भी किताबें पढ़िए, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो किताबों से आपको मिलते ही नहीं है, चाहे बड़े बड़े चैनल वाले कितना भी आपको बोलते रहे। तो ध्यान रखना, मैं जो आपको कराता हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है 15 सालों का, मैं क्वेश्चन की बिल्कुल जड़ तक जाता हूं, और जब क्वेश्चन को हम बिल्कुल एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। चलिए, तो यहां से हम देखें जो पंचवर्षीय योजना है जिसको 5 ईयरली प्लान कहा जाता है, ये एक तरह की आर्थिक योजनाएं होती है, इकोनॉमिकली प्लान होते हैं, यानी कि क्षेत्रों को, जो सेक्टर हमारे कमजोर हैं, जो संसाधन हमारे कमजोर हैं, उनको देखा जाता है और उसी हिसाब से उन सेक्टरों के ऊपर काम किया जाता है, उनको विकसित करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए। तो एक तरह का इन योजनाओं में टारगेट बनाया जाता है कि इस संसाधन को कंप्लीट करना है, या इस पंचवर्षीय योजना के माध्यम से इस स्टेट को इतना आर्थिक लाभ देना है। तो इसमें संसाधनों को भी देखा जाता है। अब होता क्या है कि ये जो पंचवर्षीय योजना का मॉडल था, ये भारत ने रूस देश से लिया है। सबसे पहले ये पंचवर्षीय योजना मॉडल रूस देश में लागू किया गया था 1928 में, और इसका जो जनक माना जाता है वो जोसेफ स्टालिन को माना जाता है। बेटा इंपॉर्टेंट कर लेना, जोसेफ स्टालिन जो रूस के राष्ट्रपति भी रहे हैं और अर्थशास्त्री भी रहे हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं का जो मॉडल था, जो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना लागू की गई, वो रूस देश में लागू की गई थी 1928 ईस्वी में, और वहां पर जोसेफ स्टालिन ने पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल बनाया था। और यही पंचवर्षीय योजना भारत में 1951 से शुरू की गई थी। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को लागू की गई थी, पहली पंचवर्षीय योजना। तो यहां से हम अब करेंगे क्वेश्चनों को डिटेल में। तो ये ध्यान रखना है कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी, वो 2017 में जाकर के बंद कर दी गई। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना यहां पर शुरू की गई थी 1951 से, और 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना बनाकर बंद कर दिया था। भारत में केवल और केवल पंचवर्षीय योजना जो बनी थी वो कितनी बनी थी? 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी योजना आयोग के द्वारा। योजना आयोग के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना केवल और केवल कितनी बनाई गई थी? 12, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से शुरू हुई और 2017 तक चली थी। इस तरह से पूरे भारत में 12 ही पंचवर्षीय योजना लागू हो पाई थी। उसके बाद इन पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर अब भारत सरकार ने एक 25 वर्षों का एक मॉडल बनाया था। इसको मैं आपको समझाऊंगा। 25 वर्षों का आर्थिक मॉडल बनाया था, जो 15 वर्ष के रूप में, 7 वर्ष के रूप में और 3 वर्ष के रूप में लागू हुआ है। अब पंचवर्षीय योजना तो बंद हो चुकी है 2017 से। अब उनके स्थान पर 25 वर्षों का एक मॉडल बनाया है। पहला मॉडल 15 वर्षों के लिए, दूसरा मॉडल 7 वर्षों के लिए और तीसरा मॉडल 3 वर्षों के लिए। तो इस तरह से 25 वर्षों का मॉडल बनाया। अब हम बात करते हैं यहां पर निर्देशी नियोजन क्या होता है। इंडिकेटिव प्लानिंग की बात करते हैं तो इसमें लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, लक्ष्य टारगेट निर्धारित किए जाते हैं, इसमें निर्देशित किए जाते हैं, लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, कुछ टारगेटों को पूरा करने के लिए इंडिकेटिव प्लानिंग बनाया गया था। तो ये मॉडल आया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। यहां पर ध्यान देने की बात है कि जैसे 9वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी को कम करने के लिए कई रूपों में आधारित था। गरीबी कम करने के लिए, आर्थिक वृद्धि करने के लिए, मानवीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था और खास तौर से गेहूं की उत्पादकता पर जोर दिया गया था। गेहूं की उत्पादकता पर जोर दिया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और चौथी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक गति, आर्थिक वृद्धि
आर्थिक वृद्धि बढ़ाने के लिए जोर दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष जोर दिया गया था, एग्रीकल्चर पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो उद्योगों पर आधारित थी, उद्योगों पर, इंडस्ट्री पर आधारित थी, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया था। तो जैसे पांचवी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, गरीबी हटाओ का नारा या गरीबी दूर करो का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो इस तरह से हमने पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल यहां पर समझा था। तो मैंने आपको बताया कि देश में जो पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से शुरू की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना के रूप में, और 12वीं पंचवर्षीय योजना बनकर ही समाप्त हो गई जो 2017 तक चली थी। और पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल जो लिया गया था वो रूस देश से लिया गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए यहां पर तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में नहीं मानी जाती है, यानी कि ऐसी कौन सी घटना है जो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में नहीं हुई थी। जैसे अफगान युद्ध, बर्मा युद्ध, आर्म्स एक्ट, प्रेस एक्ट। तो ध्यान रखना, बर्मा युद्ध, बर्मी युद्ध या बर्मा युद्ध, बर्मी युद्ध भी बोल देते हैं इसको, बर्मी युद्ध, या इसको एंग्लो बर्मी युद्ध भी बोल देते हैं, एंग्लो बर्मी युद्ध भी बोल देते हैं, एंग्लो बर्मी युद्ध भी बोल देते हैं। तो ये घटना वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में नहीं होती। हम यहां पर देखते हैं वायसराय लॉर्ड लिटन का कार्यकाल है जो 1876 से लेकर 1880 तक का माना जाता है लॉर्ड लिटन का कार्यकाल। और लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ही प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट और अफगान युद्ध जैसी घटनाएं प्रमुख रूप से हुई थी, लेकिन बर्मा युद्ध वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में नहीं हुआ था। अब यहां पर हम जब चर्चा करते हैं तो बर्मी युद्ध जो हुए हैं, ये बर्मी युद्ध हुए हैं 3, तो 3 बर्मी युद्ध हुए। तो पहला बर्मी युद्ध जो देखते हैं हम यहां पर, पहला बर्मी युद्ध या इसको बोलते हैं पहला एंग्लो बर्मी युद्ध, पहला एंग्लो बर्मी युद्ध जो हुआ था वो 1824 से 1826 के बीच हुआ था, 1824 से 1826 के बीच हुआ था। और इस समय वायसराय जो था वो लॉर्ड एम हर्ट्स था, वायसराय लॉर्ड एम हर्ट्स था, जो पहला एंग्लो बर्मी युद्ध हुआ था। दूसरे की हम बात करें, दूसरा एंग्लो बर्मी युद्ध जो हुआ था वो 1852 से 1853 के बीच हुआ था, यानी कि इस समय वायसराय जो था वो लॉर्ड डलहौजी था, डलहौजी, मेरे बेटे याद रखना यहां पर लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था दूसरा एंग्लो बर्मी युद्ध 1852 से 1853 के बीच, और उस समय वायसराय था लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी के समय में ही भारत में रेल संचालन हुआ था, इसलिए इस वायसराय को भारत में रेल का जनक कहते हैं। और तीसरा एंग्लो बर्मी युद्ध हुआ था आपका 1885 में, और इस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन, इस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन यहां पर लिखा है मैंने, डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था तीसरा एंग्लो बर्मी युद्ध 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में। और लॉर्ड डफरिन के समय की मुख्य विशेषता है कांग्रेस की स्थापना हुई थी बेटा 1885 में लॉर्ड डफरिन। तो उस समय लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था कांग्रेस की स्थापना के समय में। तो ये मैंने इस तरह से यहां पर आपको क्वेश्चन करा दिया है, तो इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने चौथे क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। मुंडा विद्रोह 1899 में, बेल्लौर विद्रोह 1806, संताल विद्रोह 1855, च्वार विद्रोह 1870। तो यहां पर च्वार विद्रोह 1870 ये सही नहीं है। च्वार विद्रोह हुआ था 1890
1897 में, 1897 से 1899 में हुआ था, और ये हुआ था बंगाल क्षेत्र में। किसमें? बंगाल क्षेत्र में हुआ था, यानी कि बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था, बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था च्वार विद्रोह। तो ध्यान रखना, च्वार विद्रोह 1897 से 1899 के बीच लड़ा गया था बंगाल क्षेत्र में, यानी कि मेदिनीपुर में हुआ था। बात करते हैं मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था, यानी कि रांची क्षेत्र में हुआ था। रांची क्षेत्र, रांची क्षेत्र मतलब आज का झारखंड क्षेत्र, यानी कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था मुंडा विद्रोह। और ध्यान रखना, ये आदिवासी विद्रोह था। कैसा विद्रोह था? आदिवासी विद्रोह था, आदिवासी विद्रोह। और बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज में भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा स्टेडियम भी झारखंड में है आपका, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है। दूसरा बेल्लौर विद्रोह, बेल्लौर विद्रोह 1806 में हुआ था, ये पड़ता है आपका मद्रास क्षेत्र में, मद्रास क्षेत्र में हुआ था बेल्लौर विद्रोह। और संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, ये आपका, ये भी आपका झारखंड में ही हुआ था। तो इस तरह से ये विद्रोह आपको पूछ लेता है। तो इनमें से एक क्वेश्चन आप याद कर लेना, ये 100% रूप से आपको यूपी पुलिस में या एसएससी जीडी में आपको आता रहता है। ये बिल्कुल क्लियर करके आपको याद करना है, मैंने आपको यहां पर समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉसा मैग्ना क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप 100% मार्क देके रखेंगे। फॉसा मैग्ना क्या है? एक ज्वालामुखी है, बी आकार की घाटी है, दरारी निम्न भूमि है, दरार घाटी है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपको आता रहता है। तो फॉसा मैग्मा आपका एक प्रकार की, फॉसा मैग्मा आपका एक प्रकार का, ये मान के चलना कि दरारी भूमि निम्न क्षेत्र है। कैसा है? दरारी भूमि निम्न क्षेत्र, यानी कि जापान में है, जापान में। ध्यान रखना, जापान में एक दरारी निम्न भूमि क्षेत्र है, और ये क्षेत्र जो पड़ता है ये होन्शु द्वीप में पड़ता है, होन्शु द्वीप, होन्शु द्वीप में पड़ता है ये क्षेत्र। और ध्यान रखना, होन्शु द्वीप जो है वो जापान देश का एक सबसे प्रमुख द्वीप है, क्योंकि टोक्यो जो जापान की राजधानी है, टोक्यो, वो इसी द्वीप पर ही बसी हुई है। टोक्यो राजधानी जो है वो होन्शु द्वीप पर ही बसी हुई है। और टोक्यो पूरे विश्व का, टोक्यो पूरे विश्व का सबसे बड़ा महानगर है। जनसंख्या की दृष्टि से यदि पूरे विश्व के सबसे बड़े महानगर की बात की जाए तो वो टोक्यो है, जो होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। अब यहां पर हम देखते हैं कि ऑप्शन में ज्वालामुखी, जिसको हम इंग्लिश में वल्केनो बोलते हैं, वल्केनो, ज्वालामुखी, वल्केनो, यानी कि ज्वालामुखी जो होते हैं ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी की बात की जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहले प्रकार का आपका सक्रिय ज्वालामुखी होता है, सक्रिय ज्वालामुखी, जिसको एक्टिव वल्केनो बोलते हैं। दूसरे प्रकार का होता है आपका सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी होता है, जिसको डोरमेंट बोलते हैं। और तीसरे प्रकार का होता है आपका मृत ज्वालामुखी, डेड वल्केनो, ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी आपके इस तरह से 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें विस्फोट होते रहते हैं, यानी कि जिनमें विस्फोट होते रहते हैं, वो सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। सुषुप्त ज्वालामुखी, जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, उसको डोरमेंट बोलते हैं। और मृत ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें कभी भी विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है, वो मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। भारत में मृत और सुषुप्त दोनों प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के वल्केनो होते हैं। वी आकार की घाटी, तो वी आकार की घाटी का जो निर्माण करती है वो नदियां करती हैं। वी आकार की घाटी का जो निर्माण करती हैं वो कौन करती हैं? नदियां करती हैं। वी आकार की घाटी, यानी कि वी आकार की घाटी का निर्माण नदियों द्वारा बनाई गई स्ट्रक्चर है। और यानी कि ध्यान रखना, डेल्टा, एक डेल्टा भी आता है, डेल्टा
आकृति किसके द्वारा बनती है? तो डेल्टा आकृति भी नदियों के द्वारा बनती है। एक डेल्टा यानी कि त्रिभुजाकार आकृति जो होती है, आपसे पूछा जाता है कि सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनाया गया है, तो डेल्टा स्ट्रक्चर भी नदियां बनाती हैं, ध्यान रख लेना। और घाटी की बात करें हम, घाटी की बात मैंने आपको बताया कई बार कि घाटी की यानी कि दो ऊंची पहाड़ियों के बीच का जो निचला स्थान होता है वो घाटी कहलाता है, जो बड़ा ही सुंदर स्थान होता है। तो ध्यान रखना, बी आकार की घाटियों का निर्माण आपकी नदियां करती हैं। दरार घाटी, दरार घाटी का मतलब होता है भ्रंश घाटी बोल देते हैं इसको, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी, या इसको रिफ्ट वैली भी बोलते हैं बेटा, बहुत आता है, रिफ्ट घाटी भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी का मतलब होता है कि कोई भी जो नदी प्रवाहित होती है, कोई भी नदी प्रवाहित होती है, कोई भी क्षेत्र नीचे की साइड में बैठ जाता है, यानी कि नीचे की साइड में बैठ जाता है इस तरह से, यानी कि फिर नदी इस तरह से प्रवाहित होती है। तो भूमि का कुछ भाग जो मुलायम होता है, जहां से नदी प्रवाहित होती है, वो भाग नीचे की ओर धंस जाता है, उसको हम भ्रंश घाटी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, भ्रंश घाटी। कभी कभी आता है कि भारत में कौन सी नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं, तो भारत में ध्यान रखना 3 नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी। इंपॉर्टेंट कर लेना, दामोदर नदी, ये 3 नदियां भारत की भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। कई बार क्वेश्चन आया है, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है, ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है, दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। तो भारत में 3 नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको आता रहता है। चलिए आगे हम क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन, नंदी की पहाड़ियां। नंदी की पहाड़ियां कहां स्थित है? देखिए भाई, एक क्वेश्चन पहाड़ियों से जरूर आता है कि कौन सी पहाड़ी की लोकेशन किस राज्य में है। तो यहां पर नंदी की पहाड़ी की बात करें तो नंदी की पहाड़ी कर्नाटक राज्य में आती है। ध्यान रखना, बिहार में आ जाता है क्वेश्चन सोमेश्वर की पहाड़ियां, सोमेश्वर की पहाड़ियां। तो सोमेश्वर की पहाड़ियां हमारे ये बिहार राज्य में है, गुजरात में है। गिर पहाड़ियां, गिर पहाड़ियां किस राज्य में है? तो वो गुजरात में है। ध्यान रखना, राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां ये राजस्थान में है। और आपकी नंदी की पहाड़ियां ये आपकी कर्नाटक में है। तो इस तरह से पहाड़ियों से भी हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है। तो गिर पहाड़ियां आपकी गुजरात राज्य में है। तो यहीं पर कभी कभी पूछ लेता कि गिर वन किस राज्य में पाए जाते हैं? गिर वन, तो गिर वन भी गुजरात राज्य में ही पाए जाते हैं। और गिर वनों में ध्यान रखना, एशियाई शेर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं भारत, ये गुजरात राज्य में। गिर वन किसके लिए है? एशियाई शेरों के लिए फेमस है। तो ये क्वेश्चन आपको आता रहता है। और अरावली की पहाड़ियां, यानी कि अरावली पर्वतमाला के नाम से भी आपको आता रहता है, अरावली पर्वतमाला। ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं की बात की जाए तो अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। ध्यान रखना, इसी अरावली पर्वतमाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अरावली पर्वतमाला। ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन लेकर आती है। इसको विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला भी माना जाता है। इसी पर माउंट आबू पर्वत भी है, माउंट आबू पर्वत इसी पर है। और इसी माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का मंदिर भी है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है इसी पर माउंट आबू पर्वत पर। और ध्यान रखना, गुरु शिखर एक पर्वत चोटी है, गुरु शिखर एक पर्वत चोटी है जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यानी कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यदि पूछा जाए तो वो गुरु शिखर पर्वत चोटी है। ये सब अरावली पर्वतमाला पर ही पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इस तरह से आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की, जो कि संविधान से रिलेटेड है कि भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये संविधान से रिलेटेड है। यानी कि किस संसद सदस्य को या विधानसभा सदस्य को रिक्त घोषित माना जा सकता है सदन के द्वारा। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है पहला, यदि वह सदस्य लगातार 60 दिनों तक सदन
की सभी सभाओं से अनुपस्थित रहता है तो सदन किसी भी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। तो संविधान का यदि हम देखें, यहां पर संविधान का आर्टिकल, संविधान का अनुच्छेद यदि हम 100 देखें, संविधान का आर्टिकल यदि हम 100 देखें तो इसमें यह उल्लेख किया गया है कि यदि कोई संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य अपने सदन को सूचित किए बिना 60 दिनों तक अनुपस्थित रह सकता है या 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता को खत्म कर सकता है, उसके पद को अनुपस्थित कर सकता है, उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है आर्टिकल 100 के अनुसार, यदि वह अपने सदन को सूचित किए बिना 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता को समाप्त घोषित कर सकता है। यह क्वेश्चन भी आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कर लेना हिस्ट्री के क्वेश्चन को। तो दास वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए दास वंश भी आपको आ सकता है, गुलाम वंश भी यहां आ सकता है, गुलाम वंश, यहां पर मामलूक वंश भी आ सकता है, मामलूक वंश भी आ सकता है। तो दास वंश, गुलाम वंश, मामलूक वंश भी आ सकता है। की स्थापना किसने की? एक ही बात है, हम दास को गुलाम भी कह सकते हैं, मामलूक भी कह सकते हैं, तो कोई सा भी शब्द आपको आ सकता है। तो इसकी स्थापना की थी, तीसरा ऑप्शन है ये हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इंपॉर्टेंट कर लेना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की थी, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊं, ध्यान रखना कि जब मोहम्मद गौरी ने उत्तरी भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, ये बात है 1206 की बात है कि जब मोहम्मद गौरी ने भारत के उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था तो उस क्षेत्र को मोहम्मद गौरी ने अपने गुलामों को दे दिया था। ये कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के कोई संतान नहीं थी, वह अपने गुलामों को, अपने दासों को अपने पुत्रों की तरह मानता था और वे गुलाम या दास मोहम्मद गौरी को अपने पिता की तरह मानते थे। तो यहां पर हम बात करें मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी था, उसने भारत के उत्तरी क्षेत्र को सबसे पहले जीता था। मोहम्मद गौरी ने जो भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था वो 1175 ईस्वी में किया था। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था, मुल्तान पर, ध्यान रख लेना, मुल्तान पर आक्रमण किया था। और 1191 में और 1192 में मोहम्मद गौरी के बीच और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के 2 युद्ध लड़े गए थे। 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और 1192 में मोहम्मद गौरी जीत गया था। लेकिन मोहम्मद गौरी ने पहला जो आक्रमण किया था भारत पर वो 1175 ईस्वी में किया था। तो इसने जो क्षेत्रों को जीता था वो अपने गुलामों को दे दिया था। कहा जाता है कि जब 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके दास जो सबसे, देखिए ध्यान रखना, मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे जैसे ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इल्तुतमिश भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इल्तुतमिश, और बख्तियार खिलजी भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था, यलदूज भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था और कुबाचा भी कहते हैं कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, यलदूज, कुबाचा, ये सब मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। जब कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी तो इनमें साम्राज्य अधिकार के लिए युद्ध हुआ था जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक विजयी हुआ था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही सबसे पहले मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 में दास वंश की स्थापना की थी या गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको आता है। तो गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 ईस्वी में और ये गुलाम वंश 1290 ईस्वी तक चलता है। इसमें निम्न शासक हुए थे जैसे नसरुद्दीन महमूद भी हुआ था, रजिया सुल्तान भी और गयासुद्दीन बलबन भी, इल्तुतमिश भी, ये सब गुलाम वंश के ही शासक थे।
तो इस तरह से ही क्वेश्चन आपको आता रहता है। और ये जो दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत जो था, दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबकी था। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वो 1206 में हुई थी। और इस दिल्ली सल्तनत पर जो शासन किया था वो 5 वंशों ने किया था, और पहला वंश जो था शासन करने वाला वो दास वंश ही था। तो ये क्वेश्चन आपको आ जाता है। तो ये चारों के चारों शासक जो हैं वो गुलाम वंश के ही है। रजिया सुल्तान जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका बनी थी, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान ही थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। बड़ी योग्य थी ये, इल्तुतमिश के बेटे इतने योग्य नहीं थे जितनी ये थी रजिया सुल्ताना। तो रजिया सुल्तान ने ही इल्तुतमिश को अपने बेटों के स्थान पर दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। इस प्रकार रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका बनी थी। बलबन भी दास वंश का शासक ही था, और बलबन इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसने सभी ईरानी परंपराओं को भारत में चलाया था। सभी ईरानी परंपराएं सभी ईरानी परंपराएं बलबन ने चलवाई थी, यानी कि अपने बेटों के नाम, अपने पौत्रों के नाम भी ईरानी नाम रखे थे। और एक नवरोज त्योहार भी बलबन ने ही चलाया था दिल्ली सल्तनत में। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आते रहते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे 9वें नंबर का। यदि हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, 100% मार्क दे देना इसको, कि निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। तो यदि सरकारी आयोग की बात करें तो इसका गठन किया गया था 1983 में, और पंछी आयोग की बात करें तो इसका गठन किया गया था 2007 में। राज्य मन्नार समिति का गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1869 में, और कोठारी आयोग का गठन किया गया था 1964 में। अब यहां पर समझने की बात है संबंधित, यानी कि कोठारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से नहीं है। ध्यान रखना, सरकारी आयोग, पंछी आयोग और राज मन्नार आयोग का संबंध, यानी कि इन तीनों का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है, लेकिन कोठारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध नहीं है। इसका गठन शिक्षा के लिए किया गया था, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए किया गया था। शिक्षा के हर एक स्तर को, हर एक श्रेणी को सुधारने के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया था स्वतंत्रता के बाद। ये स्वतंत्रता के बाद पहला आयोग था जो कि शिक्षा के स्तर को, शिक्षा के स्तर की समीक्षा करने के लिए, शिक्षा के हर एक स्तर की समीक्षा करने के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया था। तो ये शिक्षा से संबंधित था, तो ये शिक्षा से संबंधित था। बाकी तीनों का संबंध जो है वो केंद्र राज्य संबंधों से है। अब हम ये बात करें तो सरकारी आयोग 1983 में गठित किया गया था, पंछी आयोग 2007 में गठित किया गया था, राजा मन्नार आयोग 1969 में गठित किया गया था। ये सब केंद्र राज्य संबंधों को अच्छे से बनाने के लिए, केंद्र रिलेशन को अच्छे से चलाने के लिए, उन पर सुझाव देने के लिए, उनको परामर्श देने के लिए गठित किए गए थे। तो इसमें कोठारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से नहीं है। यदि हम बात करें यहां पर संविधान के भाग 11 की बात करें तो इसका संबंध जो है वो केंद्र राज्य संबंधों से है। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। और केंद्र और राज्यों के संबंध जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यहां लिखा है मैंने, केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध भी होते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध भी होते हैं, और केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध भी होते हैं। तो प्रशासनिक संबंध की बात करें तो 256 से 236, और विधायी संबंध की बात करें तो 245 से 255, और वित्तीय संबंध की बात करें 268 से 293। तो ये 3 प्रकार के केंद्र और राज्यों के बीच जो होते हैं वो संबंध 3 प्रकार के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के, विधायी लेवल के और फाइनेंशियल लेवल के। ये 3 प्रकार के संबंध होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना, अच्छे से क्वेश्चन पूछता रहता है। लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से संबंधित क्वेश्चन है। उसने 3 विकल्प दिए, जल के साथ मिलाने पर जिप्सम बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बिल्कुल सही है, जल के साथ मिलाने पर जिप्सम बन जाता है। इसका सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है, बिल्कुल सही है।
और सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए ध्यान है ना, इसमें तीनों ही क्वेश्चन आपके ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया पहला, दूसरा तथा तीसरा सभी सही है। जल के साथ मिलाने पर जिप्सम बन जाता है, CaSO4 * 2S2O इसका सूत्र है। सजावट के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन आपको आ जाता है। ध्यान रखना, यदि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम बन जाता है। जिप्सम बन जाता है। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम बन जाता है। और इसी जिप्सम को जब जल मिलाते हैं तो ये POP बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग डॉक्टरी चिकित्सालय में भी होता है, चिकित्सा पद्धति में भी इसका प्रयोग होता है, चिकित्सा पद्धति में भी इसका प्रयोग होता है। हड्डियों को जोड़ने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं को सजाने में भी, सजावटी वस्तुएं बनाने में भी पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आता है। इस तरह से हमने इन क्वेश्चनों को किया, 10 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया। देखिए अभी हम थोड़े क्वेश्चन करें। मैं सोच रहा हूं कि एक बार डेट फिक्स हो जाए तो आपकी एक पूरी की पूरी मैराथन क्लास चलाई जाए। लेकिन अभी आपको मैंने ये 10 क्वेश्चन भेजे हैं, अभी इन क्वेश्चनों को इतने ही करते रहिए आप। काफी समय के मैंने क्वेश्चन करा दी, इनकी डिटेल करा दी, आप डेली आप करते रहिए। मैं डेली आपके लिए ऐसे ही कैपेसिटी बढ़ाता रहूंगा क्वेश्चन की। आज मैं 10 क्वेश्चन भेज रहा हूं और इनको पढ़िए, मेहनत करिए। देखिए बेटा आपकी डेट आने वाली है, बिल्कुल डेट आज या कल में आपको सूचना मिल जाएगी, सूचित कर दिया जाएगा चैनल के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यूपी पुलिस की डेट आ चुकी है। तो यूपी पुलिस में जो बच्चे ने टारगेट बना रखा है पूरे का पूरा वो बेटा लगा रहे, पूरी मेहनत करे, बिल्कुल भी बिना रुके बिना थके मेहनत करता रहे, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, इसमें नौकरी आसानी से मिलने वाली नहीं है। तो मैं आपको मिलूंगा कल। देखिए मैंने अभी हमारी डेली की 3 वीडियो चल रही है, मैथ की आपको वीडियो आ रही है, मैंने एक हिंदी के स्पेशल टीचर रखे, आप हिंदी की वीडियो देखिए। और इन वीडियो को देखने के बाद वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करते रहिए। आपको सारी जो भी एग्जाम से संबंधित, यूपी पुलिस हो, RPF हो, उससे सारे संबंधित क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। आप पूरी मेहनत करते रहिए। मैं आपको कल मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।